चलिए, जय हिंद। और आज हम लोग फिर पुनः शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 46। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? शुक्रवाहिका, अधिवृषण, मूत्राशय, वास एफरेंस। शुक्राणु अस्थायी रूप में रखे जाते हैं 46। आप याद रखिएगा, अस्थायी रूप से ये अधिवृषण में होता है, लेकिन अस्थायी रूप से ये वृषण में होता है। वृषण में पाया जाता है। अस्थायी रूप से ये वृषण में पाया जाता है, याद रखिएगा। अस्थायी रूप से ये वृषण में पाया जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अस्थायी रूप से ये वृषण में पाया जाता है और अस्थायी रूप से ये अधिवृषण में पाया जाता है। अधिवृषण को हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा। मूत्राशय, मूत्र को संग्रह करने वाला, मूत्र को संग्रह करने वाला मूत्राशय कहलाता है। और शुक्राणु को ले जाने वाली नली को, शुक्राणु के ले जाने वाली नली को शुक्रवाहिका कहा जाता है। शुक्रवाहिका कहा जाता है। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान देना है। शुक्रवाहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आंसर आपका हो जाएगा अधिवृषण। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? मेल और फीमेल। टेस्टिस, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, इस सब का संबंध मेल से है। अब फीमेल में गर्भाशय, नाल, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय। इतना आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको फीमेल से पूछे कि फीमेल में क्या क्या होता है, तो गर्भाशय नाल, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय। टेस्टिस मेल में, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सभी मेल के पार्ट हैं। तो आंसर सीधा आप कर दीजिएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ये पुरुष में पाया जाता है। शुक्रवाहिका ये पुरुष में पाया जाता है, ये दिमाग में रखना है। शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है।
तो इस तरह से इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज किसमें पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका, ठीक है। याद रखिएगा, गर्भाशय नाल अलग चीज है। गर्भाशय नाल का मतलब होता है भ्रूण को जो न्यूट्रिशन मिलता है, और ओवरी के अंदर ओभा का विकास होता है। अब भ्रूण का विकास कहां होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अंडकोश, वृषण, अंडाशय और शुक्रवाहिका तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यानी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि अंडकोश पुरुष में होगा, ये पुरुष में होगा, ये भी पुरुष में होगा, शुक्रवाहिका भी पुरुष में होगा, लेकिन ये मादा में होगा। ये किस में होगा? मादा में। इसलिए अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय जो है, ओवरी जो है, ये फीमेल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फीमेल से संबंधित है। इसलिए आप याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा अंडाशय। आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ओवरी, अंडाशय। स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण कहां? स्पर्म का निर्माण वृषण में। और ओभा का निर्माण कहां? ओभा का निर्माण अंडाशय में। ओभा का निर्माण अंडाशय में और स्पर्म का निर्माण वृषण में होता है। अब भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास हमेशा आप याद रखिएगा, भ्रूण का विकास होता है कहां? तो ये दिमाग में रखना है, यूट्रस में, जिसको गर्भाशय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। 48, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? भ्रूण को संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो आप बताइएगा कि इसे कहते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक। भ्रूण को भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक किसको कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं ओभा को। और नर युग्मक किसको कहते हैं? स्पर्म को। याद रखिएगा। और नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाता है तो बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। और जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण से फिर बच्चा का निर्माण होता है। तो एक विकसित बच्चा से पहले भ्रूण होता है, भ्रूण से पहले जायगोट होता है, जायगोट से पहले स्पर्म और ओभम होता है। ओभम मादा भाग का हिस्सा है, स्पर्म नर भाग का हिस्सा है। दोनों के मिलने से, दोनों के संयुग्मन से जायगोट का निर्माण होता है। दोनों के संयुग्मन से जायगोट का निर्माण होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन चीजों को आप याद रखिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 50 का। डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आता है। देखिए, ये है आपका वृषण। वृषण को हम टेस्टिस कहते हैं। इसी के अंदर स्पर्म बनेगा।
इसी के अंदर स्पर्म बनेगा, इसी के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म। अब स्पर्म निकलेगा कैसे ये समझना है, स्पर्म निकलेगा कैसे ये समझना है। तो आप याद रखिएगा, टेस्टिस से स्पर्म, टेस्टिस से स्पर्म शुक्रवाहिका के द्वारा, शुक्रवाहिका के द्वारा, शुक्रवाहिका के द्वारा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। टेस्टिस से स्पर्म शुक्रवाहिका के द्वारा बाहर निकलता है, शुक्रवाहिका के द्वारा बाहर निकलता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। अब फाइनली जो स्पर्म बाहर निकलता है वो निकलता है मूत्रमार्ग के द्वारा, उसको पेनिस कहते हैं, याद रखिएगा। मूत्र और स्पर्म फाइनली जो निकलता है वो मूत्रमार्ग के द्वारा निकलता है, और किडनी से, किडनी से मूत्र, किडनी से मूत्र मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है। मैंने क्या बोला, किडनी से मूत्र मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है। कहां जमा होता है, मूत्राशय में जमा होता है, याद रखिएगा। और अंडवाहिनी जो होता है, याद रखिएगा, अंडाशय को ले जाने वाली नली को हम अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय को ले जाने वाली नली को हम अंडवाहिनी कहते हैं। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, एक एक प्रश्न को आपको दिमाग में रखना है। आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। याद रखिएगा, अंडकोश की थैली, प्रोस्टेट ग्रंथि, गर्भाशय ग्रीवा, वृषण, 51 का नर प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। तो जैसे ही गर्भाशय ग्रीवा आए, गर्भाशय ग्रीवा जो होता है ये नर प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। कौन, गर्भाशय ग्रीवा नर प्रजनन अंग का हिस्सा नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जनरली आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। अंडकोश की थैली के अंदर ही, अंडकोश के थैली के अंदर ही टेस्टिस का विकास होता है। किसका विकास होता है, टेस्टिस का विकास होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि, याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी मेल का पार्ट है, और वृषण ये भी मेल का पार्ट है। तो ये आप याद रखिएगा कि इनमें 3 मेल का पार्ट है, और गर्भाशय पुरुष में नहीं होता है। जब गर्भाशय पुरुष में नहीं होगा तो गर्भाशय ग्रीवा भी पुरुष में नहीं होगा। इसलिए इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। आंसर आपका होगा गर्भाशय ग्रीवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बताइए। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर, 52 का आंसर। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? तो हमने क्या कहा आपको? स्पर्म और मूत्र फाइनली जो निकलता है, स्पर्म और मूत्र फाइनली जो निकलता है, वो निकलता है मूत्र मार्ग के द्वारा, जिसको पेनिस कहते हैं, जिसको पेनिस कहा जाता है, याद रखिएगा। और मूत्रवाहिनी का संबंध होता है किडनी से। मूत्रवाहिनी का संबंध किससे होता है? किडनी से होता है। यह दिमाग में रखना है कि प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि मूत्रवाहिनी का संबंध किससे होता है? किडनी से। अब मूत्र मार्ग का संबंध कहां से होता है? मूत्र मार्ग का संबंध जो होता है वो मूत्राशय से भी होता है। कहां से होता है? मूत्राशय से होता है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको ध्यान देना है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन चीजों को विशेषकर आपको याद रखने की जरूरत है। याद रखिएगा इसको। स्पर्म का निर्माण कहां होगा? स्पर्म का निर्माण कई बार बता चुके हैं। स्पर्म का निर्माण वृषण में होगा। और मूत्र का निर्माण कहां होगा? मूत्र का निर्माण किडनी में होगा। मूत्र का निर्माण किडनी में होगा और स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होगा। नेक्स्ट, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है? बात को पहले एक एक बात को समझना है। भ्रूण एक विशेष तंतु के सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 53 का बताइएगा। 53 का। तो भ्रूण, जैसे आप जानते हैं कि भ्रूण का विकास कहां होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहां होता है? गर्भाशय में होता है। तो भ्रूण को जो पोषक तत्व मिलता है, ठीक है, पोषण मिलता है, वो भ्रूण नाल के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? भ्रूण नाल के द्वारा मिलता है। अंडाशय को ओवरी कहते हैं। अंडाशय को ओवरी कहते हैं और इसी के अंदर ओभा का निर्माण होता है। याद रखिएगा। और गर्भाशय, अभी जस्ट बताया आपको, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि गर्भाशय का निचला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। याद रखिएगा, गर्भाशय का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? गर्भाशय का निचला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि गर्भाशय ग्रीवा कहां होता है? तो गर्भाशय का निचला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा होता है। भ्रूण का विकास कहां होता है? गर्भाशय में। स्पर्म का निर्माण कहां होता है? टेस्टिस में। स्पर्म का निर्माण कहां होता है? टेस्टिस में होता है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि कौन प्रश्न कहां से पूछा जाता है। ये दिमाग में आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भ्रूण नाल।
कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? कॉपर टी एक ऐसा उपयोग है जिससे महिला को अगर संतान नहीं चाहिए तो वो कॉपर टी का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? कॉपर टी का उपयोग करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? उसे गर्भ निरोध कहा जाता है। गर्भ निरोध, गर्भ का मतलब गर्भ, अनिरोध का मतलब रोकना। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे गर्भ निरोध को रोका जा सकता है। गर्भ निरोध को रोका जा सकता है, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, गर्भ निरोध। निषेचन, निषेचन का मतलब होता है स्पर्म प्लस ओभा, स्पर्म प्लस ओभा का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और निषेचन जब हो जाएगा तब हो जाएगा गर्भधारण। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई महिला और पुरुष निषेचन हो जाता है, सबसे पहले तो संभोग होता है, संभोग के बाद निषेचन होता है। पहले क्या होता है? संभोग, संभोग, उसके बाद होगा निषेचन, निषेचन, उसके बाद होगा गर्भधारण, गर्भधारण। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पहले संभोग होगा, फिर निषेचन होगा, फिर गर्भधारण होगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है। तो आपको संभोग का मतलब क्या होता है कि जब नर और मादा आपस में रिलेशन बनाता है, वह क्रिया ही संभोग कहलाता है। वह क्रिया ही क्या कहलाता है? संभोग कहलाता है। जब नर और मादा आपस में मिलकर संभोग करते हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आंसर हो जाएगा आपका गर्भ निरोध। कॉपर टी का उपयोग कर सकते हैं, कॉन्डम का उपयोग कर सकते हैं, और गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग कर सकते हैं। किसको रोकने के लिए? गर्भ को रोकने के लिए। नर प्रजनन तंत्र को कौन सा अंग मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? नर प्रजनन में कौन सा मुख्य अंग में आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? आनुवांशिक सामग्री का मतलब होता है कि जिससे बच्चा जन्म लेता है। तो आपसे हम पूछें कि बच्चा जन्म लेने के लिए क्या चाहिए? बच्चा के लिए सबसे पहले तो स्पर्म चाहिए और साथ में ओभम चाहिए। तो भैया स्पर्म और ओभम, बच्चा के निर्माण के लिए स्पर्म और ओभम चाहिए। तो स्पर्म कहाँ मिलेगा? वृषण में। यानी आप कह सकते हैं कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। और ओभा का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। तो आपसे प्रश्न क्या कहा गया है कि नर प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो वृषण में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है। आंसर आपका वृषण हो जाएगा, जिसको टेस्टिस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। इस तरह से आंसर आपका बी हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। चीजें को ध्यान देना है, चीजों को ईमानदारी से पढ़ना है। तो आंसर याद रखिएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी नर में पाया जाता है, नर से संबंधित, याद रखिएगा। अंडकोश, ठीक है, और मूत्रवाहिनी। तो इस तरह से इन चीजें को आपको पहले पता होना चाहिए, चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। तब आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का कारण क्या होता है?
प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा होता है जब बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले का जो अवस्था होता है फीमेल के लिए वो काफी कष्टदायक होता है और उसे ही प्रसव पीड़ा कहा जाता है, क्योंकि उस समय महिलाएं काफी कष्ट में होती हैं। तो प्रसव पीड़ा का जो संबंध होता है वो होता है किसके संकुचन से होता है? प्रसव पीड़ा का संबंध जो होता है वो गर्भाशय के संकुचन से होता है। गर्भाशय में जब संकुचन होगा, गर्भाशय में जब संकुचन होगा तभी गर्भाशय पीड़ा उत्पन्न होगा। यानी गर्भाशय पीड़ा उत्पन्न होने के लिए इसका संकुचन होना अति जरूरी है, अति जरूरी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जबकि अंडाशय जो होता है यहां पर ओभा का विकास होता है। ओभा का विकास आप याद रखिएगा, ओभा का विकास कहां होता है? अंडाशय में होता है। और उदर का निचला भाग, उदर का निचला भाग क्या कहलाता है? उदर का निचला भाग जो होता है, ठीक है, उसका संबंध आपके किडनी से होता है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। 56 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। प्रसव पीड़ा जो होता है वो गर्भाशय के संकुचन से होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लाया जाता है? अंडा को अंडाशय से, जैसे अंडाशय कहते हैं, ये अंडाशय हो गया और इसके अंदर अंडा बनता है ओभा। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है? बीजवाहिका, शुक्रवाहिका, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा। 57 का आंसर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है या समझिएगा, इसको कहते हैं बीजवाहिका। बीजवाहिका के द्वारा आप याद रखिएगा, अंडे को अंडाशय से, अंडे को अंडाशय से बीजवाहिका के द्वारा गर्भाशय तक लाया जाता है, ये दिमाग में रखना है। जबकि शुक्रवाहिका स्पर्म को ले जाने वाली नली को शुक्रवाहिका कहा जाता है, ठीक है। अब मूत्र को ले जाने वाली नली को, मूत्र के ले जाने वाली नली को, जाने वाली नली को, मूत्र के ले जाने वाली नली को हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्र के ले जाने वाली नली को हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा किसको कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा का मतलब होता है, इसकी चर्चा कई बार मैं कर चुका हूं, कि जब बच्चा मां के गर्भ में विकसित हो जाता है, क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। जब विकसित हो जाने के बाद वह बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद क्या होता है? वो आसानी से गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा बाहर निकलता है, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा बाहर निकलता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भैया गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है? तो गर्भाशय का निचला हिस्सा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। मूत्र को ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? मूत्र को ले जाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। इस चीजें को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? अंडाशय, योनि, गर्भाशय, शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? अंठावन का, याद रखिएगा, अंठावन का आंसर हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? याद रखिएगा, शुक्रवाहिका, अंडाशय, योनि। तो मादा में आप जानते हैं कि शुक्रवाहिका का मतलब होता है स्पर्म को ले जाने वाली नली। स्पर्म को ले जाने वाली नली को हम शुक्रवाहिका कहते हैं। स्पर्म को ले जाने वाली नली को हम शुक्रवाहिका कहते हैं, याद रखिएगा। तो शुक्रवाहिका नली आप याद रखिएगा फीमेल में नहीं पाया जाता है। योनि फीमेल में पाया जाता है, अंडाशय फीमेल में पाया जाता है, गर्भाशय फीमेल में पाया जाता है, और इसकी चर्चा कईकों बार कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको आप याद रखिएगा। आंसर आपका होगा शुक्रवाहिका। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? 59 का आंसर बताइएगा। इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब याद रखिएगा। यहीं से प्रश्न आता है कि निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है? तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब में। लिंग का काम क्या है? लिंग जो होता है पुरुष का हो या महिला का हो, ये फाइनली स्पर्म और मूत्र का निष्कासन करता है। फाइनली आपके शरीर से जो स्पर्म और मूत्र का निष्कासन होता है वो लिंग या लिंग के द्वारा होता है पुरुषों में, याद रखिएगा। और ओवरी के अंदर क्या बनेगा? ओवरी के अंदर जो है आप याद रखिएगा, ओवरी के अंदर अंडाशय का निर्माण होता है। और योनि एक ऐसा माध्यम है जिससे महिलाओं से संबंधित है और इससे मूत्र का निष्कासन होता है। ठीक है, सेक्स एक्टिविटी का नियंत्रण यहां से होता है। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ भैया कि निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मां के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्य के विकास में लगभग महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? तो हमेशा आप याद रखिएगा, काव और मनुष्य में एक समान होता है। 270 से 280 दिनों का 270 से 280 दिनों का गर्भकाल होता है। गर्भकाल होता है, याद रखिएगा। अब गर्भकाल का मतलब क्या होता है? गर्भकाल का मतलब होता है कि जब से निषेचन हो गया, निषेचन से लेकर फाइनली बच्चे का निष्कासन तक, बच्चा का निष्कासन से पहले तक, निषेचन
और बच्चे के जन्म से पहले का जो समय होता है उसे हम गर्भकाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गर्भकाल कहते हैं, याद रखिएगा। तो मनुष्य में जो गर्भकाल होता है 9 महीने का होता है, 270 से 280 दिनों का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चा 6 से 7 महीने में जन्म ले लेता है, तो वो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चे का पूर्ण विकास के लिए मां के गर्भ में 270 से 280 दिनों की जरूरत होती है। और उसका सेशन, उसका टाइम जो है वो आप याद रखिएगा लगभग 9 महीने का होता है। थोड़ा कम बेसी हो सकता है, 2-4-10 दिन का 19-20 हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट जो टाइम है वो आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा गर्भकाल, सबसे ज्यादा गर्भकाल, सबसे ज्यादा गर्भकाल हाथी का होता है। अगर प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज्यादा गर्भकाल किसका होता है, हाथी का होता है, ठीक है। जबकि सबसे कम गर्भकाल छुछुंदर का होता है, मोल का होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से यहां पर चीजें को याद रखना है कि गर्भकाल सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है। गर्भकाल के बारे में तो आपको बता ही दिया गया कि निषेचन प्रारंभ, निषेचन हो गया और निषेचन के बाद बच्चा को जन्म लेने से पहले का जो समय है उसे ही हम गर्भकाल कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। तो इन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, रिलेटेड, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका 9 महीने। आंसर क्या हो जाएगा, 9 महीने हो जाएगा, ठीक है, ओके।